तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 21 नवंबर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जहां पर हम कवर करने वाले हैं जीके जीएस करंट अफेयर, उसके बाद में मैथ, फिर रीजनिंग, उसके बाद में कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको बताने वाले हैं जो लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और आज की शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए सारे प्रश्न ऑथेंटिक प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ऐसे ऑथेंटिक प्रश्न लगातार पाने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना, क्योंकि ना केवल दिल्ली पुलिस बल्कि इसके बाद में हम एसएससी जीडी का भी एग्जाम एनालिसिस इसी तरह से करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जीके जीएस और करंट अफेयर की ओर चलते हैं। तो जीके जीएस करंट अफेयर से आज का पहला प्रश्न पूछा है, पॉलिटी से राज्यपाल कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 213 के द्वारा राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। देखिए, राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के अंतर्गत विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्तियां प्रदत्त हैं। यानी आर्टिकल 213 के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा शक्तियां दी गई हैं कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के द्वारा अध्यादेश जारी करता है। ये भी आपको याद रखना। हो सकता है अगली शिफ्ट में आपसे राष्ट्रपति के बारे में पूछ लिया जाए, ठीक है। यह शक्ति भी राज्यपाल द्वारा तब प्रयोग में लाई जा सकती है जब उस राज्य की विधानसभा या विधान परिषद दोनों सदन में नहीं है। ऐसा नहीं कि कभी भी राज्यपाल अपनी 213 का आर्टिकल का प्रयोग करके जो अध्यादेश जारी कर सकता है, ये तभी करेगा जब विधान परिषद या फिर विधानसभा दोनों ही कार्यकाल में नहीं है, तब इस आर्टिकल का प्रयोग करते हुए अध्यादेश जारी कर सकता है राज्यपाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर से एक प्रश्न पूछा है, पोषण स्कीम योजना का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना इसका नाम कर दिया गया है। ये नया नाम है, आपको याद रखना है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था। देखिए, वर्ष 2021 में इसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, जिसे पीएम पोषण योजना पहले कहते थे, अब इसका नाम ये कर दिया गया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, इसमें है क्या? तो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के बाल वाटिका यानी 3 से 5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे एवं छात्र इसमें शामिल हैं। ये एक बार पूछा गया था एसएससी सीजीएल में, ये प्रश्न पूछा गया था कि पोषण स्कीम के अंतर्गत कितने वर्ष के बच्चे शामिल हैं? तो 3 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, बाल वाटिका वाले जो बच्चे होते हैं, वो पोषण स्कीम के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ये आपको याद रखना है। हो सकता है अगली शिफ्ट में आपसे इसका उम्र पूछ लिया जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार 10 करोड़ से कम जनसंख्या किस राज्य की है? और ऑप्शन में आपका पश्चिम बंगाल दिया था, फिर उसके बाद आपका यूपी दिया था, बिहार दिया था, महाराष्ट्र दिया था। पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितनी है आइए देख लेते हैं। तो देखिए, 5 राज्य, सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं जनसंख्या में? पहले पर उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और आपका आंसर में पश्चिम बंगाल दिया गया था, ठीक है। भारत की जो आबादी जो है वो आपकी 48.84% जो जनसंख्या है वो आपकी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। ऐसा नहीं है, मतलब कुछ और होगा इसमें, ठीक है ना, कुछ और यहाँ पर प्रिंट हो गया, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है कि जो आपका ऑप्शन था उसमें पश्चिम बंगाल दिया गया था, और पश्चिम बंगाल की जो जनसंख्या है वो आपकी 9.12 करोड़, कितनी है? 9.12 करोड़ है, जो 10 करोड़ से कम है। और बाकी की जो तीनों दिए गए थे वो आपके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये जो दिए गए थे इनमें आपका पश्चिम बंगाल की जनसंख्या 10 करोड़ से कम है। अब ये जितने राज्य हैं आपके, ये 5 राज्य हैं, इन सबकी जनसंख्या मिलाकर के 48.84 मतलब 48.84% जो जनसंख्या है वो इन 5 राज्यों के द्वारा ही कवर की जाती है। यह आपको याद रखना है। क्रम में जरूर याद रखिएगा। क्रम आपसे पूछा जा सकता है कि पहले पर कौन है, दूसरे पर कौन है, 5वें पर कौन है, ऐसे पूछ सकते हैं आगे के एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है, बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 2015 में बंधन बैंक की स्थापना हुई थी। चलिए इसका हेड ऑफिस भी देख लेते हैं। तो बंधन बैंक लिमिटेड एक बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय कहां पर है? तो कोलकाता में इसका मुख्यालय स्थित है। यह भी आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। मुख्यालय बैंकों के जरूर याद करके जाइएगा, जैसे एसबीआई का मुंबई में है। ज़्यादातर जो बैंकें हैं उनका जो आपका हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तुक्का ही लगाना है, तो कोशिश करना कि मुंबई पर ही आपको तुक्का लगाना है, ठीक है। ज़्यादातर जो बैंक है उनका हेड ऑफिस मुंबई में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पुस्तक आपसे पूछी गई है, मिडनाइट चिल्ड्रन, ये किसकी पुस्तक का नाम है? तो सलमान रुश्दी की यह पुस्तक है, मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है। अब आपको चेतन भगत की सारी किताबें देख करके जाना है। आगे की शिफ्ट में चेतन भगत आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी के द्वारा 1981 में लिखा गया एक उपन्यास है जो भारत के ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता और ब्रिटिश भारत के विभाजन के परिवर्तन काल के बारे में बताया गया है इस उपन्यास में। तो मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी की यह पुस्तक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समभारी किसे कहते हैं?
साइंस से एक प्रश्न पूछा गया था कि समभारिक किसे कहते हैं। देखिए, तो समभारिक क्या होता है? ऐसे नाभिक जिनके पास समान द्रव्यमान संख्या लेकिन एक अलग परमाणु संख्या होती है, वो समभारिक कहलाते हैं। यही दिया गया था कि जिनके पास में समान द्रव्यमान संख्या होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम समभारिक कहते हैं। ठीक है, अब सम न्यूट्रॉनिक भी देख लीजिए, समान संख्या में न्यूट्रॉन के नाभिक को सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। ठीक है, जिनके मतलब नाभिक में समान संख्या में नाभिक होते हैं उन्हें हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह से आपका 2 प्रश्न आज पूछा गया है। सोनल मानसिंह कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो भरतनाट्यम से संबंधित हैं सोनल मानसिंह। देखिए, सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृतक हैं जो भरतनाट्यम और ओडिसी में माहिर हैं, लेकिन बेसिकली जो इनका मुख्य नृत्य है वो भरतनाट्यम है। अगर भरतनाट्यम ऑप्शन में नहीं दिया है तो आपको ओडिसी ऑप्शन जो है आपको टिक करना। ठीक है, अगला ही प्रश्न सोनल मानसिंह से ही पूछा गया था कि सोनल मानसिंह का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मुंबई में सोनल मानसिंह का जन्म हुआ था। देखिए, 2-3 जो आपके नर्तक हैं वो बार-बार आ रहे हैं, जैसे कि एक तो बिरजू महाराज हो गए, आपको याद करना है, मृणालिनी साराभाई हो गई, सोनल मानसिंह हो गए। ये लोग बार-बार जो है आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आप हमारा शुरू से अब तक एग्जाम एनालिसिस देख रहे होंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कम से कम लगभग 40% प्रश्न जो है वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं पूरा एग्जाम एनालिसिस आपको देख करके जाना है। तो भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली की गुरु हैं जो अन्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में भी कुशल हैं। सोनल मानसिंह का जन्म मुंबई में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कम समय में हम आपको सारी जानकारी आपको दे रहे हैं जिससे कि आपको बाकी का अपना समय अपनी तैयारी में लगाइए, आपको अपना समय खराब नहीं करना पड़े। ठीक है, देखिए, मृणालिनी साराभाई किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो भरतनाट्यम से संबंधित है मृणालिनी साराभाई। देखिए, वाद्य यंत्र ही यहाँ आपका नृत्य ही हो जाएगा। ठीक है, नृत्य से तो मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध हैं। मृणालिनी साराभाई एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो 3 प्रश्न आपके नृत्य से आज पूछे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉफी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? स्टैटिक जीके से प्रश्न पूछा है तो कर्नाटक जो है वो आपका कॉफी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन में केरल कर्नाटक दोनों दिए थे लेकिन प्रथम स्थान पर आपका कर्नाटक है, यह आपको याद रखना है। देखिए, भारत में कॉफी का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। यहाँ कुल 8200 टन कॉफी का उत्पादन होता है जिसमें से कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक कितना 53% जो है वो कर्नाटक राज्य में होता है और बाकी 28% तमिलनाडु में और 11% जो है केरल में 28% और तमिलनाडु में 11% उत्पादन होता है। तो पहले पर आपका कर्नाटक, दूसरे पर केरल और तीसरे पर तमिलनाडु हो जाएगा। यह आपको देख करके जाना है। ठीक है, चलिए अब सीधे चलते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर में क्या क्या आपसे पूछा गया है? तो देखिए, आपसे एक प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की पूछी गई थी, यानी प्रिंट प्रीव्यू को शॉर्टकट की कैसे मतलब आप प्राप्त कर सकते हैं, उसकी शॉर्टकट की क्या होगी वो आपसे पूछा था। MS एक्सेल 365 से 5 से 6 प्रश्न बंच में प्रश्न आपके MS एक्सेल 365 से पूछे गए हैं। ठीक है, बाकी पावर पॉइंट से एक प्रश्न सुबह भी आया था, इसमें भी एक है। MS वर्ड से 2 प्रश्न है और शॉर्टकट की से 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं जिनमें एक आपकी प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है। ठीक है, चलिए मैथ की बात करते हैं। नया टॉपिक ऐड हुआ है मैथ में, पिरामिड। पिरामिड से 2 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिले हैं, यानी कि एडवांस का लेवल अब थोड़ा थोड़ा आपका बढ़ने लगा है। ठीक है, थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं, ज़्यादातर मैथ में ही परिवर्तन देखने को मिल रहा है। एक प्रश्न आपका रेस का भी आज पूछा गया था। प्रॉफिट लॉस का एक प्रश्न था, 2 प्रश्न आपके बॉडमास से थे, LCM से एक प्रश्न था और एक प्रश्न आपका HCF से भी पूछा गया था। एक प्रश्न नंबर सिस्टम से, SI से एक, CI से एक, 2 प्रश्न डिस्काउंट से, टाइम एंड वर्क से 2 प्रश्न पूछे हैं, 2 प्रश्न आपके मेंसुरेशन से भी पूछे गए हैं और प्रतिशत से 2 से 3 प्रश्न और एक प्रश्न आपका एवरेज का भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए ये मैथ की बात हो गई। रीजनिंग की बात करते हैं तो देखिए, रीजनिंग में आपके डाइस से लगातार 2 से 3 प्रश्न आपके डाइस से आ रहे हैं, 2 प्रश्न नंबर सीरीज से, एक प्रश्न आपका सिटिंग अरेंजमेंट से आ रहा है, 2 से 3 प्रश्न मिरर इमेज के, पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग के 4 से 5 प्रश्न आ रहे हैं। नॉन वर्बल आपको अच्छे से करके जाना है, यहाँ से प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, फिगर काउंटिंग का एक ही प्रश्न है, वही ट्राइंगल वाला प्रश्न जो है वही आपका फिगर काउंटिंग का पूछा गया था। उसके बाद में एम्बेडेड फिगर जो छिपी आकृति होती है वहाँ से 2 प्रश्न हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपके 2 प्रश्न पूछे गए हैं, प्लस माइनस वाले, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर दें तो मतलब इंटरचेंज करने वाले जो होते हैं वो आपके 2 प्रश्न हैं। नेक्स्ट इमेज कौन सी होगी, 3 प्रश्न हैं। कोडिंग डिकोडिंग से 2 प्रश्न और कथन निष्कर्ष से भी आपका 1 प्रश्न आज पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो ये हमने आपको शॉर्ट में सारी जानकारी आपको दे दी। ज़्यादा समय आपको खराब नहीं करना है, 20-20, 22-22 मिनट आपको एग्जाम एनालिसिस पर ही नहीं खराब करना। ठीक है ना, हम आपको हर एक शिफ्ट का एग्जाम ऐसे 10 से 12 मिनट के अंदर जो भी प्रश्न
प्रश्न आते हैं वो सारे प्रश्न आपको बता देते हैं, लेवल क्या चल रहा है, क्या परिवर्तन हुआ है, सारी जानकारी आपको देते हैं। इतना ही सफिशिएंट है। 1-1 घंटे 2-2 घंटे का एग्जाम एनालिसिस देखेंगे तो आपके रिवीजन के लिए समय नहीं बचेगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में जिनका आगे एग्जाम है एसएससी जीडी और आपका दिल्ली पुलिस का। इसके अलावा चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना, जिससे कि लगातार एग्जाम एनालिसिस आप तक पहुंचता रहे। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर हम आपको एसएससी जीडी के लिए फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें आपको राकेश यादव सर के क्लास नोट्स, नीतू मैम की जो आपकी इंग्लिश वाली नई बुक है वो आपको मिल जाएगी, आदित्य रंजन सर की फार्मूला बुक, आदित्य पटेल सर की फार्मूला बुक और आपका राकेश यादव सर की फार्मूला बुक, ये सब आपको यहाँ पर फ्री में मिलेंगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन के नाम से, उसकी भी लिंक दी गई है। वहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ 24 घंटे बाद मिल जाएगी। कल वाली वीडियो की पीडीएफ वहाँ पर हमने डलवा दी है। ठीक है, तो मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सटीक एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।